चलिए इस वीडियो में आज हम देखते हैं आप प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहले वाले नहीं वीडियो आप लोग देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में बना हुआ है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत बच्चों को इसमें देखने में और समझने में परेशानी होता है, लेकिन आज के बाद से शायद उनको परेशानी नहीं होगा और 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए सबसे पहले बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम उसे कहा जाता है जो जैसे कि मानिए कोई भी परावर्तक सतह पर आया प्रकाश और प्रकाश आ करके फिर लौट करके उस चला गया दूसरे माध्यम से चाहे उसी माध्यम में, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तन के होते हैं दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। चाहे प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो ही नियम है। चाहे अपवर्तन पूछेगा तो भी दो नियम, परावर्तन पूछेगा तो भी दो नियम। ये सब एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, आया इधर से प्रकाश आया, तो आया तो कौन किरण? आपतित किरण। आया तो आपतित किरण यहाँ पे टकराया। मान लिया कि कोई सतह है या दर्पण है कोई, ठीक है, इस सतह पर टकराया तो एक और कथी हुआ? परावर्तन सतह है ना हुआ। चलिए तो आपतित किरण आया और किसी सतह से टकरा करके लौट गया, तो लौट गया तो कथी किया? परावर्तित किया। क्या किया? परावर्तित किया। आया तो कथी किया? आया तो आपतित, आ गया तो परावर्तित। यानी आएगा तो आपतित कहलाएगा और जाएगा तो कथी कहलाएगा? परावर्तित कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, आया तो आपतित, आया ना इस तरह, देखिए यहाँ पे तीर बना हुआ आया, इसका मतलब आया और यहाँ पे टकराया और टकरा करके फिर इस माध्यम में लौट गया। ठीक है, यानी कथी हो गया? वो परावर्तित हो गया। इसी तरह से गाँव में लोग कहता है इसको आने को जैसे टकराएगा तो लोग कहेगा टकराया। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे कहा जाता है परावर्तित हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। आया तो लोग कहता है कि आ गया कम, लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा बोलते हैं आपतित। यानी आपतित का मतलब आया, किरण मन किरण, यानी कौन किरण आया? आपतित किरण है। इसका मतलब कि किरण आया और यहाँ पे टकराया, आ करके टकराया, टकरा करके लौट गया तो क्या हुआ? परावर्तित हो गया। क्या हुआ? परावर्तित। समझ गए? जैसे भोजपुरी में लोग कहेगा कि टकराया, इसके फिजिक्स के भाषा में क्या कहेंगे? परावर्तित हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। आया तो आपतित हुआ, आ गया तो कथी हुआ? आएगा और सतह से टकरा करके फिर लौट जाएगा या दर्पण से टकरा करके लौट जाएगा तो क्या कहलाएगा? परावर्तित कहलाएगा। समझ में आ गया? इसके होते हैं दो नियम। सबसे पहला नियम देखिएगा ध्यान से, एक नंबर नियम है। इसको आप लोग यदि ध्यान से देखते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? परावर्तित किरण। है कथी है? अभिलंब उसे कहा जाता है जो किसी आपतन बिंदु, ठीक है, किसी आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है ना, उसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। हमेशा ही जो होता है 90 डिग्री पर खड़ा होता है। कै डिग्री पर? यानी यहाँ पे कै डिग्री कोण बनाया होगा? पूरा 90 डिग्री कोण पर सीधा खड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपतन जो बिंदु होता है यानी अभिलंब, यानी अभिलंब को लंब कहा जाता है। त्रिभुज में इसे हम लंब कहते हैं। ठीक है, और फिजिक्स की भाषा में इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब जो खड़ा होगा कै डिग्री पर खड़ा होता है? 90 डिग्री पर। यानी अभिलंब में तो कोई इसमें दो मत की बात नहीं, वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। तो 90 डिग्री पर खड़ा है लंब, यानी लामा है तो अब लंब कहिए इसको, चाहे अभिलंब कहिए। तो इसमें कौन कौन चीज आपको दिखाई दे रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ऊपर की दिशा में देखिएगा तो सभी को। ठीक है, तो आपतित किरण आपको दिखाई दिया और अभिलंब दिखाई दिया और कथी दिखाई दिया? परावर्तित। सब काथी पर और लाया करके? आपतन बिंदु पर आके आ रहा है। तो लिखेंगे इसका भाषा हम देख करके यहाँ पे, आपतित किरण एक नंबर इसका प्रकाश लिख देंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है? दो नियम है। दो नियम। ठीक है, एक में हुआ आपतित किरण। कौन किरण आया है? आपतित किरण। उसके बाद कौन किरण है? परावर्तित परावर्तित किरण। उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। तथा लिख देते हैं क्या भाषा बनाने के लिए? तथा काथी पर डाला गया है? आपतन बिंदु पर कथी डाला गया है? लंब। लिखेंगे तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। डाला गया अभिलंब। कोई दिक्कत? अभिलंब का मतलब लंब, यानी चाहे तो आप यहाँ पे लंब भी लिख सकते हैं का। अरे आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ का। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा कमला बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सब डाला गया। ये तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों एक ही में है कि नहीं? एक ही समतल में, यानी एक एक रेखा पर है कि सब अलग अलग रेखा पर है? अरे ये है तो यहाँ मिला, ये है तो कथी मिला, यहाँ मिला, है तो यहाँ मिला, यानी सब एक एक रेखा पर मिला है। तो लिख देंगे डाला गया अभिलंब तीनों। क्या होगा यहाँ? तीनों एक ही कथी पर है? एक ही समतल पर है। कथी पर है? एक ही समतल में है। लिख दीजिए एक ही समतल में है। कोई दिक्कत?
चाहे कहीं समतल में स्थित है, फिजिक्स के भाषा में चलिए, तो इसमें रटने की जरूरत कहाँ है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए का, एक में आपतन किरण आपको आपतित किरण दिखाई दिया, दो में कथी दिया परावर्तित किरण, और तीन में कथी दिया दिखाई लंब। सब कथी पर है, आपतन बिंदु पर डाला गया है का, तो लिख दिया वहीं भाषा के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों कहाँ है, एक एक रेखा पर खड़ा है, तो तीनों का रेखा पर खड़ा है एक एक, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कैसे होते हैं, कहीं समतल में स्थित होते हैं का। अरे इसको फिजिक्स की भाषा में इसको समतल बोला जाता है, मैथ में इसको रेखा बोला जाता है, कोई दिक्कत है। तो ये आपतित किरण आया, परावर्तित किरण हुआ और अभिलंब हो, तीनों कहाँ मिला आपको, एक ही रास्ता में मिला। रास्ता का मतलब समझते हैं, यहाँ पे समतल समझिएगा, ठीक है। तो तीनों एक ही रास्ता में है कि नहीं, देखिए यहाँ से आया तो यहीं मिला, और ये टकरा कर गया तो यहाँ चलिए गया, और दोनों। अब एक बात समझिएगा, ये जो आया तो आया मान लिए 30 डिग्री के कौन से, ठीक है, तो जाएगा का डिग्री कौन से, 30 डिग्री कौन से जाएगा हमेशा, का डिग्री का है 30 डिग्री के, यानी आएगा यहाँ 50 डिग्री कौन से, तो जाएगा का डिग्री से, आएगा यदि 45 डिग्री से तो जाएगा का डिग्री से। अरे भाई जितना डिग्री से वो आएगा उतने डिग्री से फिर क्या होगा, लौट कर जाएगा, हेने से आएगा तो हेने निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी मान लिए कि यदि 20 डिग्री का कौन सा आएगा तो क डिग्री पर जाएगा 20 डिग्री पर, 70 डिग्री से आएगा तो क डिग्री पर जाएगा 70 डिग्री पर, कोई दिक्कत, यानी जितना डिग्री से आएगा उतने डिग्री पर क्या हो जाएगा, लौट के चला जाएगा। तो 2 नंबर बात हम लिख देंगे, ये दोनों बराबर नहीं होगा तो कौन, तो भाई दोनों बराबर होगा। मान लिया कि हम 30 डिग्री से आया तो क डिग्री पर जाएगा 30 डिग्री पर चल जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से हम मान लिया ढेला चलाएं, ढेला चला तो वहीं स्पीड से जाएगा, चाहे वहाँ पे कोई हमें ढेला के साथ चाहे कोई दूसरा धातु चला दे, तो दोनों का तो स्पीड सेम ना रहेगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आया तब मान लिया कि 60 डिग्री के कौन से आ गया वो, तो लौटा भी तो का डिग्री कौन से, यानी दोनों आपस में क्या हो रहा है, कौन नहीं, यहाँ पे 60 ना है, दोनों आपस में क्या होता है, कौन बराबर हो रहा है नू। तो यहाँ पे उसी भाषा को लिख दीजिएगा कि आपतन कोण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है कौन बना कि नहीं बना, तो ये कहलाया कौन कौन नहीं, कौन कौन कहलाया, अभिलंब तो ये है, ये कौन कौन कहलाया, आप आपतन में है, आपतित में है नु, तो आपतन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, हाँ उसको परावर्तन कोण। अब आया समझ में, देखिए आपतित का अभिलंब का अ से मिला तो बन गया आपतन कोण, और फिर अभिलंब और परावर्तित के बीच में प से परावर्तित, प से परावर्तन कोण। परावर्तन के परावर्तित जो होगा, परावर्तन जो कौन होगा, परावर्तित के भिरी आपतन जो कौन बनेगा, केकरा भिरी, आपतित के भिरी, कोई दिक्कत। चलिए तो आपतन कौन और परावर्तन कौन हम देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी जो डिग्री से आ रहा है तो डिग्री पर भाग जा रहा है, यानी सब स्पीड में आएगा तो स्पीड में जाएगा। मान लिया कि हम कौन ढुलाऊ चढ़ा दिए, तो जितना स्पीड से चढ़ाएंगे ढुलाएंगे तो उतने ज़्यादा स्पीड में भागेगा कि नहीं, महीने से चढ़ा दिए हैं, यानी से चढ़ाएं तो ढुलेगा तो उतने स्पीड में भागेगा, स्पीड में का, यानी दोनों की स्पीड का है सेम है। तो यानी दोनों के है जो कौन है भी है क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उसी कोणमा को कि आपतन कोण और कौन कौन, आपतन कोण और परावर्तन, यहाँ पे कौन ना होने चाहिए किरण, तो वहाँ पे है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, एक बार नहीं, हमेशा बराबर होते बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका उतनी भाषा दीजिएगा कि जब तब चेंजिंग कभी नहीं होने वाला है। इसका बराबर का मतलब कि ऐसे बराबर, लेकिन हमेशा बराबर कहते हैं, इसका मतलब कि कभी नहीं चेंज होगा जीवन में, जब रहेगा तो साथ ही, यानी जो डिग्री से आएगा तो डिग्री पर चल जाएगा। तो पहला नियम समझ लिए क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन का, पहला नियम की आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो गया। चलिए दूसरा नियम हुआ कि जिस डिग्री से हुआ जितना डिग्री कौन से आएगा उतना डिग्री पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी दोनों को आपस में क्या होगा, बराबर होता है। लिख दीजिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का होता है आपस में बराबर। जहाँ आपतन कोण को कथे माने हैं, आई माने हैं, तो कोण आई है, कोण है, ठीक है, आई या बराबर है, कथे कोण ये आपस में क्या हो दोनों बराबर, कोई दिक्कत। चलिए तो कहीं क्वेश्चन दे देगा कि किसी बिंदु के आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। चाहे किसी बिंदु के परावर्तन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। समझ में आ गया, यानी जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री पर लौट के चला जाएगा। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब ये में रटने की जरूरत नहीं ना है का, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से देखिए, जो देखिए वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आपको फिगर याद होना चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे फिगर बनाना है। फिगर पहले एक रेखा पार लीजिएगा, रेखा के बाद थोड़ा कलाई कर दीजिएगा, ठीक है।
कलई करने के बाद क्या कीजिएगा, हमेशा इस तरह के खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद दाहिने साइड में भेजिएगा आपतित किरण को, बाएं साइड में आएगा कौन किरण, परावर्तित। क्या कहने से आसान पड़ेगा, हिने से एक जो आपतित किरण आएगा ना उसको इस पर परा देना है, इसके माध्यम से तीर के माध्यम से दर्शाना है कि यहाँ पे आ रहा है। इस जब लौट रहता है इसको दर्शा देना है कि लौट कर क्या हो रहा है, भाग रहा है। जैसे मान लीजिए तीर रहता है, तीर जाते हुए अगर रोड पर तो हेम है तीर के लिए रहता है, कौन रोड में हेम ही रहता है, आ कौन में एम मिलेगा, आ कौन हेम मिलेगा। मतलब कहते हेने रोड में यदि जा रहे हैं मतलब हेने के मतलब कि हेने जाइए, आ एने का मतलब इधर जाइए, और इधर आएगा तो कहाँ जाइए, इधर जाइए, और नीचे आएगा तो इस साइड में जाइए, नीचे में का यही ना मतलब होता है इसका। तो इधर आएगा मतलब कहाँ आइए, इधर आइए, इधर गया मतलब कहाँ है, निकल के भाग गया, और ये बीच में कथी डाल दिया गया, लम डाला गया ताकि जन कथी बन सके, कौन बन सके। तो कौन बना दूगो, आपतन को ना कौन परिवर्तन, दोनों हो गया आपस में बराबर। अब पहले इन से पहले इन्होंने नहीं लाइन पे लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों कहीं समतल में होते हैं। आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है, समांगिक क्या है, विषमांगिक, ये सब के बारे में पढ़ लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिएगा आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, कोई इसमें कहने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे पहले आत्मदीप्त पदार्थ को। आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी खुद पदार्थ को बनाता है, खुद प्रकाश को खुद से बनाता है, निर्माण करता है, उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश को त्यागने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं, हम आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तुएं में जैसे कौन कौन ऐसा चीज़ है दुनिया में जो प्रकाश को खुद देता है। जैसे आप लोग कहिए कौन कौन सी चीज़ है, तो जैसे देख लीजिए सूर्य क्या करता है, खुद प्रकाश को बनाता है, उत्सर्जित कर देता है, यानी अपने प्रकाश को त्यागता है, जिससे हम लोग बहुत ही एनर्जी ले पाते हैं। यदि नहीं सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तो शायद जीवन संभव नहीं था। प्रकाश के कारण ही दुनिया टिकी हुई है, प्रकाश नहीं रहता तो बहुत सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता, सभी यहाँ का जो वातावरण था बिल्कुल ख़राब हो जाता। अब समझिए तारे भी क्या करती है, प्रकाश को देती है, उत्सर्जित करती है। तारे का मतलब तरंगन, गाँव शब्द में इसको लोग तरंगन के नाम से जानता है। तरंगन भी क्या करती है, प्रकाश को खुद बनाती है और खुद देती है। अब कहिए कि चंद्रमा, तो चंद्रमा खुद प्रकाश को नहीं देती है, वो क्या करती है, प्रकाश को देने की उसकी क्षमता नहीं है। भले रात में औजोरिया आता है तो हम लोग याद पड़ता है वो कि अब चंद्रमा उगा हुआ है, लेकिन चंद्रमा खुद उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य उगना यदि डूब जाए, सूर्य उगना यदि छोड़ देना तो उसका था लग जाएगा कि प्रकाश कहाँ तक वो प्रकाश दे पाता है, ठीक है। सूर्य के कारण वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट समझता है चंद्रमा, लेकिन उसके पास कोई अपना प्रकाश है नहीं। वो किसके प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, तो ठीक है अपने सूर्य के प्रकाश को लेकर ही हम लोग के पास पहुंचा देता है। लेकिन खुद से यदि बात की जाए, चंद्रमा यानी जिसको कहा जाता है चांद, वो अपना प्रकाश खुद के पास उसका नहीं है। चलिए तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी ऐसा माध्यम जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, सब प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित कर लेते हैं, हो गया। अब है अदीप्त पदार्थ, ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश नहीं उत्सर्जित होती, यानी प्रकाश नहीं निकलती, उसे क्या कहेंगे, हम कह देंगे अदीप्त। अदीप्त का मतलब, दीप्त मन का मतलब समझिए जलने वाला, अदीप्त का मतलब अमने न, यानी नहीं जलने वाला पदार्थ। जैसे कौन कौन चीज़ से प्रकाश नहीं निकलेगा, मार्कर हो गया ऐसे नहीं निकलेगा, मोबाइल हो गया, हम लोग का चेहरा होगा उससे भी प्रकाश थोड़ी निकलता है ना, तो चेहरे से बाहर के आदमी चल जाता है कहीं, उसे नहीं निकलने वाला है। बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, जितना भी मान लीजिए कि आपका पृथ्वी हो गया, इससे भी प्रकाश नहीं निकलता। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कंकर हो गया, जितने भी चीज़ है जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उस सब क्या होगी, अदीप्त वस्तु होगी। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ को देख सकते हैं, जितने भी चीज़ आप लोग दिखाई देंगे वो सब चीज़ को देख सकते हैं और आसानी से अवलोकन कीजिए कौन चीज़ से प्रकाश निकल रहा है, कौन चीज़ से अंधेरा को हम दूर कर सकते हैं। जिससे अंधेरा को दूर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आत्मदीप्त। और जिससे अंधेरा का अंधेरा ही रह जाए, कोई इससे फायदा नहीं हो, हम लोग को फायदा हो दूसरे तरीका से, यानी प्रकाश नहीं निकाला जा सके, उसे क्या कहेंगे, हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोग बता दिए, हम चूना हो गया, वो सब हो गया, ईंट पत्थर हो गया, कंकर हो गया, चप्पल जूता, ये सब हो गया, इससे प्रकाश नहीं निकलते हैं, ये सब क्या होंगे, अदीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो कहीं क्वेश्चन आप लोग पूछे कि अदीप्त, इनमें कौन अदीप्त वस्तु का उदाहरण है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं अदीप्त कौन, जो प्रकाश देवे ना करे। ऑप्शन में रहेगा मान लीजिए पेन, 2 नंबर में है लालटेन, और कुछ रहेगा बल्ब, उस सब रहेगा, तो उस सब तो प्रकाश को देता है। टॉर्च जिस तो प्रकाश को जलाने पर दे देता है, लेकिन पेन को कथी से जलाएंगे, हम पेन को नहीं जला पाएंगे। पेन को तो डायरेक्ट उसमें सलाई मार के धरा देना पड़ेगा, तभी प्रकाश दे पाएगा, प्रकाश देगा खुद को जल जाएगा, ठीक है। तो वो सब नहीं हो पाएंगे पेन, लेकिन हमारा जो टॉर्च हो वो सब हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को वो तो अपने प्राकृतिक तरह से नहीं देते हैं, लेकिन मानव ने उसको बना दिया प्रकाश देने लायक, तो वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम पेन को कुछ भी बनाएंगे तो पेन देने वाला नहीं है प्रकाश को। तो कहेगा कि इसमें कौन आत्मदीप्त
वस्तु का उदाहरण है आत्मदीप्त। उससे कहते हैं जो प्रकाश को खुद से नहीं बनाता है, यानी खुद उसके पास प्रकाश नहीं होगा, वो क्या कहेंगे? आत्मदीप्त। ऑप्शन में ज़्यादातर देखा गया चंद्रमा को। तो चंद्रमा क्या है? प्रकाश देने वाली नहीं है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। यानी दिन में यदि सूरज नहीं रहे, सूरज उगने के बाद वो क्या करते हैं? सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद उसको रात में दे देती है। वही काम करती है कौन? चंद्रमा। यानी उसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो कहेगा कि बताइए चंद्रमा अदीप्त है या आत्मदीप्त है? तो क्या कहेंगे हम? अदीप्त है। अदीप्त है क्योंकि आत्मदीप्त वह होता है जो अपने प्रकाश को दे देता है, लेकिन ये प्रकाश देने का काम नहीं करती है, प्रकाश अवशोषित करती है। अवशोषित करके तब हम लोग को रात में मिल पाता है प्रकाश, वो अवशोषित की तरह अवशोषित करने के बाद होता है। लेकिन तारे जो होते हैं, तारे वो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। उनके पास अपना कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई रहेगा तो वो प्रकाश लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा बात उनके पास नहीं है। वो खुद अपने प्रकाश को तैयार करते हैं और तैयार करके उत्सर्जित करते हैं, तो हम लोग रात में आसानी से देख पाते हैं। यदि चंद्रमा में भी यदि लाइट नहीं हो तो हम लोग नहीं देख पाएंगे चंद्रमा को भी। कोई भी चीज़ जिसमें लाइट नहीं है उस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जब लाइट है, मान लिया हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो लाइट है तो भी हम आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। लाइट यदि कर दे तो हम दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इस दुनिया में क्या है? प्रकाश ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण निभाता है। उसके बाद है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम वह चीज़ होता है जो किसी वस्तु से निकल करके हमारे आँख तक पहुंच जाता है, वो क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। मान लिया बल्ब से निकल करके हमारे आँखों तक रोशनी आ रहा है, क्या है? प्रकाशीय माध्यम। आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे तो मोबाइल से निकल करके आप लोग के आँख तक पहुँच रहा है, तो वो क्या हुआ? प्रकाशीय माध्यम हुआ। तो प्रकाशीय माध्यम उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी भी वस्तु से निकल करके हमारे आँख तक पहुँच जाए प्रकाश, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे आप लोग को उदाहरण के लिए देते हैं, आप लोग को कांच हो गया, ये सब हो गया, ये सब निकालने के बाद दिखाई देते हैं, कांच हवा हो गया, सबसे प्रकाश जो निकल रहा है उसके बाद हमारे आँख तक पहुँचता है, तभी हम देख पाते हैं, ना तो नहीं हम देख पाते। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम उस चीज़ को कहेंगे जो क्या करेगा? किसी भी वस्तु से प्रकाश को निकालेगा और हमारा आँख तक पहुंचा देगा, वो क्या होगा? प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। यानी प्रकाश को ले आने का माध्यम है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं उसके बाद माध्यम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी होते हैं। समांगी उस माध्यम को कहा जाता है जो माध्यम आपस में सभी तरह से बराबर हो। ठीक है, यानी सभी तरह के बराबर का मतलब यानी गुण और उसका बनावट दोनों समान हो। गुण में ना उसका डिफरेंट हो और ना ही बनावट में कोई डिफरेंट हो, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं हो, सेम हो देखने में, तो क्या होगा? समांगी होगा। मान लिया दो कोई व्यक्ति को खड़ा करा दे रहे हैं, दोनों व्यक्ति यदि देखने में सेम है तो समरूप है। यदि मैथ की भाषा में कहें तो समरूप है, और आ जाएगा आपके फिजिक्स की भाषा में तो समांगी है। क्या है? समांगी। समांगी मतलब है कि समान अंग होना चाहिए, समान गुण, उसका समान बनावट, हर चीज़ समान होनी चाहिए, तो समांगी कहलाएगा। जैसे कि आप लोग बता दिए कांच, जल, पानी जो है, पानी कौन इतना बड़ा बड़ा बोल्डर से नहीं बना हुआ है, छोट वो बहुत छोट कौन से बना है, जो कौन आपस में क्या है? सभी बराबर हैं। ऐसा बात हो रही है कि होता चाहे कौन सा बन गया, वो छोटा मिल गया तब बन गया, ऐसा बात उसमें नहीं है। जल बनाने में बिल्कुल समान तरह के मिल करके पदार्थ उसके बाद वो जल बनते हैं। ठीक है, समान पूरा रहते हैं, उसमें गुण, उसका बनावट और सेम सब चीज़ समान रहता है। ऐसा बात नहीं है कि एक और जल बनाता है, कोई नमक हो गया, कोई चीनी हो गया, तो नमक पानी का मिश्रण थोड़े पीना है, डायरिया भी पानी में पिया जाता है उससे भी। ठीक है, तो जल जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं और बराबर गुण और उसका बनावट होता है। कांच भी यानी शीशा को भी बनाएगा तो ऐसा बात नहीं है कि शीशा होगा एक जगह हता जगह बना दी है, एक जगह छोट चुके मुँह देखा कौन होता है, वो बड़का मुँह है, वो ननकी मुँह दिखा देगा, ऐसा बात भी नहीं है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं? बराबर ही तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो उसको जल और कांच को क्या करते हैं? समांगी मिश्रण में रख दीजिए। तो कहेगा ऑप्शन में क्वेश्चन आप लोग दे देगा कि समांगी मिश्रण के में कौन उदाहरण है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो चीज़ समान से चीज़ से बना हुआ है, यानी उसका गुण और बनावट कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम दिखने में लगता है, वो सब क्या है? समांगी है। विषमांगी में आता है कि जिसका आकार और गुण और बनावट यानी सेम नहीं हो, बिल्कुल अलग अलग, वो सब क्या आता है? विषमांगी में आते हैं। जैसे हवा के मिश्रण, हवा के मिश्रण में हो सकता है कि हवा कहीं से आए तो कहीं की अलग हवा आ जाए, कहीं CO2 से आ जाए, कहीं से NO2 आ जाए, बहुत सारे SO2 आ जाए, अलग अलग प्रकार का हवा आ सकता है। तो हवा अलग अलग प्रकार का आएगा तो क्या होगा? वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। यानी हवा का मिश्रण चाहे गर्मी हो सकता है, कहीं अलग जगह पर अलग टेम्परेचर हो, अलग जगह पर अलग टेम्परेचर। ये सब जगह क्या है? जगह के अनुसार ये सब फिक्स होने वाली चीज़ नहीं है, ये सब जगह के अनुसार बदलने वाली चीज़ है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? विषमांगी कहलाएंगे। लेकिन पानी को कहीं भी जाइएगा, पानी को कहीं ले जाइएगा, चाहे शीशा को कहीं भी जाएगा, ऐसा थोड़ी बात है शीशा यहाँ है तो अलग है, चल गया कहीं पटना तो अलग हो जाएगा, सब जगह शीशा बराबर रहेंगे। ठीक है, और कांच भी क्या रहेंगे? बराबर। लेकिन ये सब जो चीज़ है वो जहाँ जाएगा वहाँ के अनुसार टेम्परेचर उसका चेंज होते रहता है। गर्मी है तो मान लीजिए यहाँ है तो कम गर्मी है, चल गया कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ठंडी मिलने लगेगा, वो सब चेंज हो गया। उसके बाद मान लिया हवा के मिश्रण तो यहाँ पे कम है, ऐसा पंजाब ये सब एरिया में चल जाएंगे तो वहाँ पे चक्रवात बहुत ज़्यादा आता है, तो चक्रवाती वाला एरिया में बहुत ज़्यादा चक्रवात आने लगे तो वो अलग बात हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन हम इसमें आप लोग को अधिकांशतः हम कोशिश किया कि इसमें सब चैप्टर को कवर कर दिया जाए। और फिजिक्स के एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को हम डील कर चुके थे। आज जो टॉपिक है वो पारदर्शी, अपारदर्शी, परिभाषी, इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक है।
ठीक है। इससे पहले वाले यदि आप लोग वीडियो नहीं देखो तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको फायदा होगा क्या कि जनरल से जितना भी हम क्वेश्चन को पढ़ाएं सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में टकराने वाले, और प्लस में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल वो सब देहाती लैंग्वेज से पढ़ाया गया है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि अभी हम बता देते हैं आपको पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए पारदर्शी पदार्थ उसे कहा जाता है जैसे प्रकाश की किरण, यानी मान लिया कि लाइट यदि बारे ना भुकुर भुकुर तो क्या करे कि एयर ओवर डायरेक्ट दिखाई दे, उससे क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पार का मतलब आर पार और दर्शी का मतलब दिखने वाला, यानी आर पार दिखने वाला क्या कहेंगे पारदर्शी। अब कौन मान लिया कि एक बाल्टी पानी भर के टॉर्च मारेगा, पानी की सतह दिखाई देगा कि नहीं, अथी के बाल्टी के पानी में दिखाई देगा ना। हवा में कौन टॉर्च मारा है, बिहार बहुत टॉर्च मारा था ना, दिखाई देगा दिखाई देगा का तो कोई हवा में यानी बिहार खूब बहुत टॉर्च मारा था ना, दिखाई देगा नू। तो यानी हवा में भी क्या होता है प्रकाश दिखाई देता है, यानी हवा भी कहते हैं पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। का कांच में कोनो ऐनक में लाइट भर दिया, कोनो ऐनक में जानते हैं कौन ऐनक में, मान लिया कि जैसे ऐनक है अपना ऐनकवा है ना, उसमें कौन लाइट बढ़ेगा तो क्या करेगा पीछे रिफ्लेक्ट करके पीछे भेज देगा जब बढ़ेगा नू। मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कौन दर्पण है समतल दर्पण मान लीजिए घर में जो लगाया जाता है उसका, ठीक है। मान लीजिए कि हम घर जो लगाए हैं लाइट उसको क्या किया कि सामने कर दिए, ठीक है, शीशा को, और सामने करके उस शीशों पर जब लाइट मारेंगे तो हमारा मुंह पर फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, कौन कथी करेगा वो यानी परावर्तित करके भेज देगा हमारे मुँह पर कि जाओ देख लो अपना थोपरा, ठीक है। तो इसलिए वो सब मुँह जब देखना होगा नू तब मुँह पर लाइट बढ़ के तब तकना होगा, तब शीशा में दिखाई देगा, ठीक है। मुंह पर ताकिएगा तब दिखाई देगा, मुंह पर बढ़ेगा टॉर्च बजेगा शीशा में तो कहाँ करेगा आँख पर। और जो सिंपल जो शीशा होता है उसमें क्या हो जाता है प्रकाश एयर बढ़ेगा तो वो भी दिखाई देता है सिंपल, जिसमें चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि ताकि जैसे ग्लास चश्मा भी पहनता है, एयर से बढ़ेगा लाइट में तो वो दिखाई देता है कि नहीं। हाँ खिड़की का उस समय खिड़की का बहुत शीशा होता है जिसमें दिखाई आपको नहीं देगा। खिड़की का बहुत ऐसा शीशा होता है जिसमें अंदर से ताकिएगा ना तो बाहर का चीज़ दिखाई देगा, लेकिन बाहर से कोई आदमी ताकेगा तो अंदर का चीज़ दिखाई नहीं देगा। हाँ नहीं वो सिंपल भी शीशा होता है फिर भी नहीं दिखाई देता, हम देखे हुए हैं। वो जापान में उसे भी टॉयलेट में लगाया जाता है वैसा ही शीशा, जापान का टॉयलेट में वैसा ही शीशा लगता है। अंदर से देखेगा तो सारा बाहर के लोग रोड पर चलता दिखाई देगा, लेकिन बाहर से लोग रोड पर ताकेगा कि कौन टॉयलेट में बैठा तो नहीं दिखाई देगा, ऐसे वहाँ पे है, ठीक है। तो समझिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। पार का मतलब आर पार और दर्शी का मतलब दिखाई देवे, यानी आर पार दिखाई देवे जो किरण क्या कहलाएगा पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत है? अरे मैंने यार बारे तो ऊ अरे दिखाई देवे, जैसे पानी हो गया पानी में भरेंगे कहीं तो दिखाई देगा, शीशा हो गया कहीं भर देंगे तो दिखाई दे देगा। उसके बाद आपका आवरी कथी है हवा हो गया, हवा में केनहू भर लीजिए कितना बिहार बहुत टॉर्च बढ़िएगा तो दिखाई आपको दे देगा कि नहीं। तो आगे समझ में पारदर्शी किसे कहेंगे कि जिसे पार मैंने आर पार और दर्शी मैंने दिखाई देवे, जो आर पर दिखाई देवे उसे क्या कहते हैं पारदर्शी। जिससे प्रकाश की किरण क्या करे आर पर दिखाई देवे उसे क्या कहेंगे पारदर्शी। कोई दिक्कत है इसमें पारदर्शी में नहीं। तो जो आर पर पार करे उसे क्या कहेंगे पारदर्शी। अपारदर्शी अ का मतलब होता है नौ, अ का मतलब क्या होता है जैसे आप लोग पढ़ेगा बचपन में सत्य, सत्य माने सच बोलो, असत्य माने गलत, अ माने न और सत माने सत यानी सच, यानी न सच बोलो। सत्य का विलम्ब शब्द कहते होता था असत्य, सत्य का मतलब कि सच बोलो, तो असत्य का मतलब अ माने न सत्य बोलो यानी सत नहीं बोलो, ठीक है। तो उसी का मतलब अ का मतलब न, अ का मतलब यहाँ कहते समझिएगा ना। अरे नया समझ पढ़े हैं ना अ लग जाता है तो उसका उत्तर कथी हो जाता है नकारात्मक हो जाता है का। चलिए तब पारदर्शी में क्या होगा कि जो प्रकाश होगा आर पर कर जाएगा, यार से टॉर्च बढ़िएगा कुछ होगा तो ओ आर दिखाई देगा, या कोई भी प्रकाश जरा दीजिएगा कोई भी लाइट दे दीजिएगा तो ईयर से बढ़िएगा तो ओ आर दिखाई दे देगा का। लेकिन अपारदर्शी में क्या होगा कि जब लाइट बढ़िएगा ना तो लाइट को रोक लेगा, वो जाने नहीं देगा। जैसे ईंटा पर लाइट भर दीजिए, कोनो देवाल के घर देवाल वाला घर है तो उनको बने में 6 2 नहीं छोड़ रहा है, ईयर से बढ़िया लाइट की ऊपर के हम अंदर के आदमी देखने दिखाई देगा आपको नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। इस पर अब मान लिया बोर्ड में है, बोर्ड बता के बार है कि वो बोर्ड अब दिखाई बोर्ड का ऊपर के आदमी दिखाई देगा, दिखाई देने वाला है पागल वाला काम है कि नहीं। कौन का घर में बनेगा लाइट की बाहर बना है छतवा पर गोड़ा एथिया पर देवालों पर पूरा बोलो घर अंदर में आदमी का कर रहा सब दिखाई देगा वो नहीं देगा। उससे शीशा रहेगा तब वो दिखाई देगा, लेकिन सिंपल शीशा रहेगा तब दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वैसे दिखाई देता तो लोग के सूतल मुश्किल हो जाता। और पारदर्शी में समझ में आ गया, पत्थर पर बारेंगे आपको दिखाई देने वाला नहीं, ईंट पर बार लेंगे दिखाई देने वाला। कौन का टाटी के घर है टाटी पर बारेंगे दिखाई देगा, बोर्ड पर बार देंगे दिखाई देगा। यदि ईयर से बारेंगे तो क्या करेगा यही तो रह जाएगा, ठीक है। ईयर से यदि बार के देखेंगे यदि टॉर्च बरबो करेंगे तो ऊपर की चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो उसे जब ईयर की चीज़ अ का मतलब न और पार का मतलब पार, यानी न पारदर्शी का मतलब दिखने वाला, यानी कि आर पार नहीं देखने वाला क्या कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। यानी ऐसा पदार्थ जब यदि सामने लेके खड़ा कर दे यार से टॉर्च कथनों वाले तो दिखाई ना देवे उसे क्या कहेंगे
अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब पार माने आर पार और दर्शी माने दिखाई दे, यानी आर पर यार से बरला पर ओह पर दिखाई दे तो क्या होगा? पारदर्शी। अपारदर्शी में यार बारेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें कौन अपारदर्शी के उदाहरण है, ठीक है, कौन इनमें अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। ऑप्शन में दे देगा आपको ईंट, 2 नंबर में दे देगा शीशा, 3 नंबर में दे देगा हवा, 4 नंबर में पानी। ईंट होगा। ईंट में दिखाई देगा तो और जहाँ लगा रहेगा तो समझिएगा ना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन से भी, हालांकि पूछने वाला है कि इनमें कौन अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी में कहते कि जरा से लाइट बरला पर दिखाई वो नहीं देवे, क्या हो जाएगा? और जगह खड़ा करते सामने लाइट कतनो बारले वो जाने वाला प्रकाश नहीं, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। और जरा के बारला के बाद वो चल जाए, क्या कहलाएगा? आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पारभाषी। कथी है? पारभाषी। पार का मतलब पार, और भाषी का मतलब यानी भाषी का मतलब इसमें देखिए क्या होगा? पार मालूम तो पड़ता हो, भाषी का मतलब कहते मालूम पड़ता हो। पार भाषी का मतलब कि यदि टॉर्च को बारे ना, टॉर्च को किसी भी पदार्थ के सामने बारे तो क्या करेंगे? कुछ टॉर्च को जैसे देखिएगा कि कौन कौन ऐसा जगह होता है, ऐसा कौन कौन चीज़ होता है जहाँ पर टॉर्च मारिएगा तो तनका तनका बाहरों दिखाई देता है, तनका तनका साफा। जैसे कागज में तेल लगा लीजिएगा और पर टॉर्च से नहीं बार के देखिएगा, तेल लगा के बढ़िएगा तो तन के भर उड़ जाने देगा, तनका माने कुछ अंश तनका मन का जो है भाग जाने देगा बाहर और सब क्या कर लेगा? घेर लेगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज का, चाहे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच का मतलब समझते हैं ना? घिसा हुआ कांच यहाँ पे होना चाहिए। कांच, कांच का मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे शीशा हो, शीशा। और क्या कहते हैं? शीशा के लेकर सिंपल से खूब रगड़ दिए और रगड़ के तब टॉर्च बढ़िएगा, वो नहीं जाने देगा। जानते हैं क्या? हम बताते हैं अब तरीका। क्या कीजिएगा? शीशा को उठा लीजिएगा, शीशा को और तनका तना क्या कर दीजिएगा? रगड़ दीजिएगा, रगड़ के और तब बढ़ेगा। घरे वाला मत शीशा रगड़ के बनना तो फूट जाएगा। वो शीशा सिंपल वाला तो उसको लेके बनना क्या होगा? दिखाई नहीं देगा वो, यानी कुछ, यानी 100% दिखाई देने वाला नहीं है, कुछ भाग को दिखाई देगा। ये नहीं है कि 100% दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ भाग को क्या करेगा? 100% मैंने दिखाई आपको नहीं देगा, लेकिन कुछ भाग दिखाई देगा। और जैसे कपड़ा के मान लिया कि कौन आदमी के हाथ पर बार देनी टोला चाहिए, लाल दिखाई देने लगता है, देखा देता है नू, तो कहते हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पारभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभाषी। क्या कि तनका मन का तो भाग दिखाई देवे करेगा का, तो कोई दिक्कत है? पारदर्शी में क्या होगा कि आर पर दिखाई देगा, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं दिखाई देने देगा, और पारभाषी में कुछ तनका पर भाग दिखाई देने देगा। कोई दिक्कत? चलिए उसका मतलब होता है, देखिए अब कहेगा कि बताइए सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन किसका होता है? सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है? मालूम है? चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है? चांदी है। एक बात आप लोग को मालूम है, जो हम लोग घरे मुंह देखते हैं शीशा में सवेरे सवेरे थोबड़ा उठ करके, उसके पीछे किसका लेप लगा होता है? चांदी का लेप लगा रहता है। जो पीछे उसका रहता है ना, क्या करते हैं हम बता देते हैं। शीशा ले लीजिएगा 10 रुपया और खोल के पीछे देखिएगा उजर उजर रहता है, और उड़ाने पर उड़ जाता है, घिसिएगा तो कथी का रहता है? चांदी का लेप रहता है। कथी का लेप? चांदी का लेप लगाया जाता है ताकि दिखाई दे। घोंस के देखिएगा तो ऊपर से पूरा दुनिया दिखाई देगा, देता है कि नहीं? चलिए तो वो क्या है? था सबसे अच्छा परावर्तक सतह है, ठीक है। अब परावर्तन समझते हैं क्या होता है? प्रकाश की किरणें जब मान लिया परावर्तन क्या होगा? मान लिया कि देखिए, मान लिया हम टॉर्च के बार दिए, ठीक है, और टॉर्च बार दिया, वही जैसे लौट के फिर हमारा चलावे भी तो कथी कहलाएगा? कोई भी चीज़ हम लोग को कथी कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। मान लिया कोनो वस्तु को हम रख दिया अन्हार में, ताकेंगे तो दिखाई देगा नहीं। कोनो को जोत में जरा दिए, मान लिया धो दिए कोनो चीज़ अन्हार में, ऊपर टॉर्च बार रहे खूब लगातार, टॉर्च बारेंगे तो क्या दिखाई देगा? धराम दे जाएगा उस पर, और उस वस्तु से टकरा करके कहाँ लौटेगा? आँख पर आएगा। परावर्तन करेगा तो हमको क्या लौकेगा? उस चीज़ वो लौक जाएगा, धराम दे लौकेगा कि नहीं? तो चलिए, तो कोई भी चीज़ हमको किसके माध्यम से लगता है? परावर्तन के माध्यम से लगता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाएगा? कि प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से लौट कर ही चले तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। जब वो पहले ही माध्यम में जाए वही जैसे लौट के भागा तो क्या कहलाएगा? यानी मान लिया हम अभी बल्ब के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो बल्ब हमको दिखाई दे रहा है किसके कारण? परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। उसके बाद पढ़ लेते हैं थोड़ा परावर्तक सतह का होता है। देखिए परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिस लाइट यानी प्रकाश जिस सतह से टकरा करके आपस में लौटता है उसे क्या कहते हैं? मान ली है एगो पुल है, कथी है? पुल है। हेजन से कोनो टॉर्च बार रहा है खूब बढ़िया से, कोनो टॉर्च मान लो टॉर्च बार दिया ऊपर, टॉर्च बार दिया तो पुल तो बारी जाने नहीं देगा, कभी किसी भी शर्त में पुल जाने देगा बारी एथी को? अरे प्रकाश को बारी जाने देगा नहीं। तो ये पारदर्शी की अपारदर्शी? अपारदर्शी कथी होगा? अपारदर्शी का कि जाए देने वाला नहीं है। अब जब टॉर्च बारा तो क्या हुआ? प्रकाश जाएगा यहाँ से टकरा के भागेगा, फिर पीछा बह कर जाएगा, यहाँ से टकरा करके पीछा भागेगा तो हई कर कथी हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जहाँ प्रकाश जाए
जाएला जाए लेकिन लौट के फिर चल आवे, क्या कहलाएगा? मान ली यहाँ कोनो आदमी के खड़ा करा दिए, ठीक है, चाहे मान लीजिए कोनो गधा है, गधा, ठीक है, गधा है, हिजन से एगो आदमी है छोटी चुका लड़का, अनहरिया में देख रहा है कहीं बाघ तना आ गया, मार रहा है टॉर्च, मारा तले कहाँ गई टॉर्च हुआ, गधावा का फिर गया, तो गधावा वड़ जाने देगा प्रकाश को, गधा प्रकाश को नहीं जानता, गधा रोक लेगा प्रकाश को। गधा क्या है? अपारदर्शी। लेकिन ये गधा जब ओकरा देह पर मारा तो गधावा का देह पर से एक गधावा का मुंह पर चला आया, तो गधावा के देह कथी हुआ? परावर्तक सतह हुआ। कथी हुआ गधावा के देह? हे गधावा का कर दिया गया, तब लग गया ओकरा गधा का देह पर चलता है, छोटका गधा का लग गया, यानी आदमी है ये, लड़का है कोनो के, तो एक गधावा का देह पर से लौट के यहाँ तो लग गया, यानी का तो कामना क्रिया द्वारा लगा, परावर्तन के क्रिया द्वारा लगा, कामना क्रिया। आई गधावा के देह कथी हुआ? परावर्तक सतह हुआ। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। परिवर्तन सतह, परिवर्तक सतह में मान लिया कोई देखिए, मान लिया यहाँ एगो अनहरिया रात है, मान लिए भुला गया एगो आदमी, ठीक है, एगो आदमी यहाँ से भूकुर भूकुर लाइट मार रहा है, खोज रहा है कि केने गया, मान लिया घर में चोरी हुआ, वही गधा चोर भाग रहा है चोरा करके, ठीक है, तो चोरा करके भागा तो लाइट मारेगा, कथी मारेगा? लाइट, यानी प्रकाश ऊपर मारेगा कि केने गया चोर, तहीं देखते अनहरिया में थोड़ा लगेगा अकेला, टॉर्च मारेगा, टॉर्च मारेगा और फून देने के बाद देह पर जाएगा सारा प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश जा करके क्या करेगा? कहेगा भाग भाग भाग, उसके भीड़ चलो दिखाई देना है उसको कहाँ चोर भाग रहा है, ये तुरंत लौट के किसके पास आ जाएगा? ये आदमिया का भीड़ चलाएगा, तो आदमिया का भीड़ चला तो कमने क्रिया से आया परावर्तन, ये क्रिया से। लेकिन ये गधा का देह पर पड़ गया, चोरवा का देह पर पड़ा नू, तो जब चोर का देह पर ऊपर गया तो कथी? अगर देहवा कथी हो गया? परावर्तक सतह हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? परावर्तक सतह का होता है, यानी कहीं भी जाए आप उसके जल्दी से जाकर के टकरा के चले तो क्या कहलाता है? परावर्तक सतह का। तो इसमें 100% समझाने की गारंटी है, जाकर के आप लोग उस वीडियो को देखिए, हमारे प्ले लिस्ट में डाला होगा, या ऐसे वीडियो सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं, इससे पहले वाले क्लास में वहीं पढ़ाया गया है। अब उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर से नहीं, पूरे फिजिक्स को टॉपिक वाइज खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव पूरा तो डाल दिया है, और इस सब्जेक्टिव के लिए थ्योरी करा देना आप लोग को, ऑब्जेक्टिव पूरा डाल दिया है। चलिए, तो इसमें समझ लेते हैं हम कि जो होते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में क्या परिभाषा समझेंगे, बिल्कुल देख देख करके परिभाषा को हम क्या करेंगे कि बनाएंगे, क्योंकि अपने से रटने से याद नहीं होने वाला, फिजिक्स ऐसा विषय या साइंस का कोई भी विषय हो, कोई भी सेक्टर साइंस का, वो सब रटने से याद नहीं होता, आप लोग समझने से याद होता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज, ठीक है। इमेज का मतलब होता है छवि। क्या होता है? छवि, इमेज। अरे फोटो जानते हैं? फोटो, फोटो को ही समझे तो एक तरह से फोटो को ही क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फोटो को कैसे प्रतिबिंब कहेंगे, मान लिए इसका परिभाषा देना हो तो कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ऐसे रटने से नहीं होगा। मान लिए ये हमारा टर्च है, ठीक है, ये हमारा टर्च है, मान लिए टर्च, यहाँ से प्रकाश जा रही है, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, बोला ना कि जिस बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लिया कोई दर्पण अवतल या उतल दर्पण, ठीक है, मान लिए दर्पण से यहाँ पे दर्पण पे जाएगा पहले किरण, उसके बाद दर्पण से क्या होगा? परावर्तित कर देगा। दर्पण रखेगा अपने पास नहीं ना रख पाएगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद यहाँ से क्या कर देगा? परावर्तित। मिलेगा तो परावर्तक सतह कहलाएगा। का आई प्रकाश गया तो आपतित किरण कहलाएगा, आई आया तो कथी कहला जाएगा? परावर्तित करके इसको भगा दिया, रखता वक्ता नहीं है, लात मार के क्या करेगा? उसको भगा देगा। तो टॉर्च से मारा उसको तो क्या क्या हुआ? आपतित किरण। तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण पर गया, उसके बाद परावर्तन हो गया, तब परावर्तन हो गया, किसी न किसी बिंदु पर तो मिलेगा। तो इस बिंदु पर मिल रही है या मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु अगर कथी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ से मान लिया प्रकाश हमारा लाइट और यहाँ पे गए, यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ पे पहुँच गई, क्या कहलाएगा? मान लिया हम किसी चीज़ पर टर्च बारे, टॉर्च बारने के बाद क्या होगा? वो प्रकाश जाकर किससे टच करेगा? किसको छुएगा? प्रकाश जाकर के उस जिस वस्तु पर हम बारे हैं उसको जाकर के वो छुएगा, और छूने के बाद फिर लौटे कहाँ आके हमारे आंखों तक पहुँचेगा, तब ना वो वस्तु हमको दिखाई देगा। तो हमारे लिए क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ? प्रतिबिंब। मान लिया कोई भी चीज़ को हम बार दिए,
टर्च मार दिया कोई भी चीज़ पर, भुकुर बुकुर चाहे कोई सा मार दिया अपना, उग गया उसके पास पहुँच करके कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा। फिर तो जब हमारे पास आएगा, आंखों पर पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब का मतलब छवि कहलाएगा, ठीक है। जैसे फोटो हम लोग लेते हैं, सब क्या हम लोग का फोटो है ना, फोटो इसको लोग बोलता है भोजपुरी में फोटो बोलता है लोग। तो फोटो को क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं, और भोजपुरी में हम लोग फोटो कहते हैं, फोटो ये सब सेल्फी वेल्फी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फी की जो प्रक्रिया भी होती है किससे होती है, परावर्तन के बाद ही होती है। किसके बाद, परिवर्तन। डायरेक्ट आप लोग कैमरा खोलिएगा, परावर्तन नहीं होगा तो फोटो खिंचाएगा। और जब तक वो कैमरा खोलते हैं उसके बाद क्या करता है, कैमरा हमसे परावर्तित पहले जाता है वहाँ पे किरण, उसके बाद परावर्तित होकर कहाँ आता है, हमारे आंखों तक पहुँचता है। उसके बाद देखिएगा कि पहले मोबाइल खोलिएगा तो थोड़ा कैमरा धुधरा होता है, उसके बाद थोड़ा देर इस तरह रखिएगा, थोड़ा देर के बाद अपने आप एक सेकंड का समय लेता है, अपने आप साफ हो जाता है। यानी क्या करता है, जब तक वो परावर्तित ना करता है तब तक वो क्या करता है, धुंधला दिखाता है। लेकिन जैसे ही परावर्तित कर लेता है क्या दिखाने लगता है, साफ दिखाने लगता है। समझ में आ गया। तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, यानी मान लीजिए किसी स्रोत से, मान लीजिए टर्च से निकला प्रकाश की किरण, दर्पण पर गया, दर्पण से क्या कर दिया, दर्पण तो भगा देगा। तो दर्पण मान लिए कि लात मार के इसको भगा देते, क्या हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तित हो गया। परावर्तित होकर के मिल गया इस बिंदु पर, बिंदु क्या हो गया, ये वस्तु बन गया, यानी प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब, यानी इमेज बना लिया। कैसे बना लिया, इमेज। तो इमेज क्या बनता है, समझ में आ गया। कोई भी प्रकाश जाएगा उसके पास, उसके बाद जा करके वहाँ पर रहेगा नहीं, वहाँ पर से फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि उसको लौट जाएगा, और लौट करके जहाँ जाकर मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। हो गया परिभाषा। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब का परिभाषा देख देकर बनेगा। प्रतिबिंब कहते हैं इमेज। लेकिन किसी वस्तु से, अरे मान लीजिए कोई वस्तु है, प्रकाश हो सकता है, लाइट से भी निकलता है, मोबाइल से भी निकलता है, आपको मोटरसाइकिल से, साइकिल, कुछ भी चीज़ से प्रकाश निकलता है, कोई वस्तु मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, किससे, परिवर्तन के बाद आती हुई प्रकाश की किरणें। कोई भी चीज़ से परिवर्तन हो सकता है, दर्पण से, कोई वस्तु से, कोई भी चीज़ से फिक्स हो रही है, दर्पण से होगा। तो कहेंगे कि किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश से किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करती है, जिस बिंदु पर लौट करके मिली भी नहीं करेगी, तो जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई क्या होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब कथी होता है, प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। प्रतीत का मतलब कथी, दिखाई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रति क्या कहेंगे, बिंब, यानी इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए। तब प्रतीत होगा या मिलेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ये परिभाषा में कैसे लिखे, देखिए किसी वस्तु से निकला प्रकाश की किरणें, दर्पण था, अवतले दर्पण था, या कोई भी दर्पण था, मान लीजिए हम अवतले दर्पण मान के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से निकला है ना, और इसे निकल करके क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि परिवर्तित कर दिया, वहाँ से लौटा दिया है। तो इसमें गया है, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से गया है, और यहाँ से क्या कर दिया, उसको यहाँ पे टकराया है, टकरा करके यहाँ पे लौटा दिया इसको। तो लौटा करके कहाँ मिला करके, यहाँ पे मिला, तो ये अगर कथी हुआ, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, यानी कहीं भी जाएगा, जाकर के लौट के जहाँ मिल जाएगा वही होकर कथी हो जाएगा, प्रतिबिंब। तक वही परिभाषा लिखिए, किसी भी वस्तु से, यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकता है, लाइट, मोटरसाइकिल, जनरेटर, कुछ हो सकता है। तो किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, चाहे आती हुई प्रकाश की किरणें, दर्पण से या कोई भी वस्तु से टकराने के बाद, यानी टकराने को क्या कहते हैं, हम बता दें आपको कि फिजिक्स की भाषा में इसको परावर्तन कहा जाता है। टकराने के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन परावर्तन लिखेगा तो बेटर रहेगा। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे मिलती हुई लगता है कि वो मिलने वाली है या मिल गई है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पर क्लियर हो गया। मिलती है उसके बाद उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उतने पर लिखा जाता है। नहीं लिख दीजिएगा, मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत, यानी मिलती हुई मालूम पड़ती है लिख दीजिएगा। अरे मिलती है कि देखिए किसी वस्तु से निकला प्रकाश की किरण और दर्पण के पास गया, दर्पण से या कोई भी वस्तु के पास गया, वहाँ से टकरा गया, डायरेक्ट किसी ऐसे परिभाषा दीजिएगा डायरेक्ट है कि किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन भी कर सकता है, अपवर्तन भी कर सकता है। तब परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है चाहे मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक में होते हैं रियल प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब, रियल, और दो में होते हैं, यानी कि रियल कहते हैं हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक। एक में हमारा होते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक में होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब,
बिंब। अच्छा, धूम होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अब दोनों का परिभाषा देखिए कैसे याद करेंगे, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हालांकि इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं रियल, क्या कहते हैं, रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज का मतलब समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब समझते हैं हम कि वास्तविक प्रतिबिंब का होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में जो भी काम होगा वो रियल घटना होगा, क्या होगा, रियल। रियल, अरे नहीं लोग कहता है कि ये बात रियल है, तो रियल का मतलब होता है वास्तविक है यानी सच है, तो जो भी इसमें कहानी बनेगा प्रतिबिंब में उस सच वाला बनेगा, ठीक है। जैसे मान लिया हम लोग का कोई फोटो खींच लेगा तो कहते होगा रियल, वास्तविक प्रतिबिंब बना लेगा का। चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब को जहाँ चाहेंगे वहाँ हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई फोटो खींचे लगा, हम कहेंगे ना हमारा फोटो का कीजिए बोर्डवा पर चिपका दीजिए, तो कोनो मशीन वगैरह चिपकाना तो चिपका सकता है कि नहीं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको मैंने पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए किससे कहेंगे परिभाषा, सेम परिभाषा प्रतिबिंब का वहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक वहीं रहेगा कि किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश से गिरने परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, डायरेक्ट कहेगा यहाँ पे कहती है मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। उसे वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा कि सेम परिभाषा यह रहेगा कि किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आभासी। आभासी है इसको। अच्छा, एक और बात समझिए, इसको आभासी भी कहा जाता है। इसी का नाम आभासी है कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कहीं देगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आभासी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक वही क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। कोई दिक्कत, अरे दोनों का एक एक नाम है, काल्पनिक और कथी, आभासी। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें डायरेक्ट आके मिल जाएगा, इसमें मिले हुएगा ना, इसमें मिलती हुई मालूम पड़ेगा, मिलती हुई मालूम पड़ेगा, मिलती हुई मालूम। मालूम को क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में प्रतीत कहते हैं, प्रतीत होती है। कोई दिक्कत, प्रतीत होती है। तो आ जाएगा परिभाषा देने, तो बताइए तो वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, किसी किसी वस्तु कहेंगे कि किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है आकर के 100% मिलबे करती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक को क्या कहेंगे, सेम वैसा ही कहेंगे कि किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है हमें, यानी पुनः कर्पण मिलती उलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा के बार कैसे इसको लिखेंगे, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का लिखेंगे किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश, यहाँ पे किसी वस्तु से लिखना चाहिए ना, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन, हम काला लिखेंगे दर्पण से परावर्तन, कहीं लेंस से परावर्तन कर लिए का, यानी कोई भी चीज़ से वो परावर्तन कर सकता है का, फिक्स नहीं ना। कोई भी चीज़, मान लिया कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु देखना है तो उस पर टॉर्च बनाएगा तो परावर्तित करिए देगा, तो कोई भी वस्तु हो सकता है। तो लिखेंगे किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, क्या उसे क्या कहते हैं, वास्तविक। चलिए, तो वास्तविक हुए उसे कहते हैं प्रतिबिंब, सिर्फ क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का परिभाषा में क्या कीजिएगा, देखिए प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी या काल्पनिक, ठीक है। तो देखिए जो वास्तविक में होगा उसमें मिलेगा 100%, और जो काल्पनिक में होगा उसमें मिलते हुए मालूम पड़ेगा। तो मिलेगा और मिलते हुए मालूम पड़ेगा, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कथी, प्रतिबिंब का परिभाषा। कोई दिक्कत, तो इसमें लिखिएगा परिभाषा में वास्तविक प्रतिबिंब में कि किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या कोई भी वस्तु से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक। और इसका परिभाषा लिखा है काल्पनिक का कि किसी वस्तु से आते हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद इस स्टेप को छोड़ देंगे, जिस बिंदु पर मिलती को छोड़ देंगे, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, मिलती हुई क्या पड़ती है, मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। कोई चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं फिजिक्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, यही दो से क्वेश्चन अधिकतर आने की चांसेस रहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग या उत्तल दर्पण का उपयोग, इसके बारे में समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में कहाँ का उपयोग होता है, अवतल दर्पण में कहाँ का उपयोग होता है। इससे पहले वाले यदि आप लोग क्लास नहीं देखें तो सारी क्लास हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं बिना कोई टीचर के। आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं, और 450+ नंबर से भी पास कर सकते हैं यदि लगातार आप लोग वीडियो को देखते हैं तो। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग एग्जाम में हमके बार पूछा गया था
कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, ठीक है। तो हो सके तो आपके बार पूछ दे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग हमके बार पूछा गया, एक तो गारंटी है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। और कभी कभी दे देता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखो, तो कोई 2 लिख दीजिएगा ना, तो पूरा बोलेगा तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें उत्तल दर्पण में बोलता है तो पूरा बोलेगा तो 4 लिख दीजिएगा, पूरा का मतलब कहता है अवतल दर्पण का उपयोग लिखे, डायरेक्ट कहेगा तो पूरा देना पड़ेगा ना। तो उसको यदि मालूम रहता है कि हमको 2 नंबर में पूछना है, तो डायरेक्ट कहता है कि हमको 2 नंबर के लिए क्या कीजिए कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए, ठीक है। चलिए तो हम बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं आप लोग कहाँ होता है। सबसे पहले बात है कि जहाँ हजामते कभी गए हैं कि नहीं, नाई हुई की दुकान में, सैलून में, सैलून के जो हमारे अखबा के सामने रहता है वो दर्पण कौन सा दर्पण आता है, अवतल। और जो हम घर में यूज करते हैं, जो अपने सामने लगाते हैं, उस सब कौन सा दर्पण, वो रहता है समतल दर्पण। जो हमारे सामने घर में यूज होता है ऐनक के रूप में होता है समतल दर्पण, ठीक है। और जो हजाम लोग यूज करता है, हजाम का मतलब नाई लोग, जो हमारा बाल उल दाढ़ी वाड़ी किसी का बनाते हैं का, उस सब कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। उसके बाद डॉक्टर करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। डॉक्टर का मतलब बोलिए क्या दिक्कत है सर जी, तो आईना का तो बराबर रहता है सर जी। नहीं, दोनों में अंतर है। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी जो है ना प्रतिबिंब को किसी भी बड़ा दिखा देता है, बहुत स्मार्टनेस लगता है। सैलून में जाने के बाद बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है। और छोटा चीज को क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। यही इसका काम है। समतल दर्पण में आप जैसे रहेगा वैसे सेम टू कॉपी दिखाएगा, लेकिन अवतल दर्पण क्या करेगा, छोटी चीज को बड़का दिखा देता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण का मतलब जो हजाम लोग यानी नाई लोग सैलून में यूज करते हैं, उस सब दर्पण कौन रहता है, अवतल दर्पण। हमारे आंखों के जो सामने लगाया जाता है समतल अथी में, सैलून में अवतल दर्पण। और जो हम घर में यूज करते हैं कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद दर्पण का मतलब शीशा होता है, इसको भोजपुरी में लोग शीशा ऐनक बोलता है। उसके बाद बताता है कि अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग कहाँ आता है। दूसरा उपयोग है डॉक्टर करते हैं, जैसे कि दांत के डॉक्टर फिर जाइएगा, या गला में, ये अपने गला ये सब है जो अपना वो अंग, गला में जाइए दिखाने, गला से संबंधित डॉक्टर के पास, तो भी अवतल दर्पण का उपयोग। या नाक में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, सब कौन दर्पण से देखा जाता है। इतना बड़ा को लेंस लेंगे और देखते हैं कि क्या है का, तो वो सब कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ को क्या किया जाए, बड़ा दिखा सके। अब मान लिए कि हमको देखना है पूरा सुई, जानते हैं सुई जैसे छिद्र है अंदर, उसको देखना है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो आवड़ी छोड़ कर देगा, आवड़ी नहीं दिखाएगा। उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी चीज़ को छोड़ कर देता है। और अवतल दर्पण क्या करेगा, बड़का करके दिखाएगा, खूब बड़ा बड़ा जूम करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण के माध्यम से देखते हैं तो छोटी सी भी जो छिद्र होता है वो बड़ा करके दिखाता है, स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है कि इसमें कौन सा चीज़ है। दांत के डॉक्टर करते हैं उपयोग, ताकि दांत में किसी खोखला हो जाता है तो आप आ कर देते हैं, आप आ करके, और उस पर बाद लेंस के द्वारा देखते हैं कौन सा दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण। उनके जो मशीन होता है सामने ना, मशीन में लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण, ठीक है। हम गए हुए थे एक बार उखरवाने दांत को ऊपर, तो हम देखे कि उसमें था एक प्रकार का शीशा था, तो हम जानते थे कि अवतल दर्पण है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कोई दिक्कत। तो डॉक्टर इसको उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग जितना भी होगा वो हमारे दैनिक जीवन में लगातार होगा। वैसे तो उत्तल दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन अवतल दर्पण में ज़्यादातर हम लोग के लाइफ में आने वाला होगा। जैसे कि डॉक्टर करेंगे नाक में, कान के डॉक्टर या गले के डॉक्टर, ठीक है। तो कहेगा कि बताइए डॉक्टर किन दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। हजामती दर्पण किससे कहा जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के 2 उपयोग है, एक तो सबसे पहले याद रखिएगा सैलून में, उसके बाद डॉक्टर उपयोग करेंगे, कान चेक करना होगा, नाक हो गया, दांत चेक करना होगा, तब वो डॉक्टर करते हैं। उसके बाद तीसरिका जो है, तीसरिका है सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर का मतलब क्या होता है, खाना पकाने में। सोलर जो सोलर से बनता है खाना, सोलर में, वो कौन दर्पण का उपयोग से होता है, अवतल दर्पण के उपयोग से। प्रेशर कुकर मत समझ लीजिएगा, सोलर कुकर आता है अलग। चलिए ठीक है। तो जो सोलर प्रेशर कुकर अलग होता है, सोलर कुकर अलग होता है, खाना पकाया जाता है, बड़े बड़े वहाँ पे सौर भट्टे को पे किया जाता है, उस सब कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तो अवतल दर्पण भी क्लियर हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर रूप में। अब देखते हैं सर्च लाइट या गाड़ियों के अग्रद्वीप। अग्रद्वीप का मतलब समझते हैं, जितना भी हम लोग टर्च लेके घूमते हैं ना, टर्च का मतलब भूख भूखा ही लाइट। ये सब जो पहले के ज़माने में बहुत 3 सेला लाइट आता था, पूरा सैनिक वाला सीमा पर सैनिक रहता था, 3 सेला लगाता था, बैटरी मारता था, यहाँ से पूरा दिन कर देता था 1 किलोमीटर ले, तो उस सब टर्च होता है। तो उस समय कौन दर्पण होता है, अवतल, ताकि वो दूर तक ले किसी वस्तु को बड़ा करके दिखा दे। का उतर लगाएंगे, पता लगा ये हमारे होने जाकर छोट हो गल, तो वो दिखाई देगा। अरे हमारे तब कम से कम बड़का दिखाई देवे तब ना होगा वो अवतल। तो वो सब टर्च होता था। या गाड़िया के अग्रद्वीप में, अभी गाड़ी देखते हुए, ट्रक हो, बस हो, कार हो, या है सब अपना बाइक हो, वो सबके अगवा में जो होता है ढेपर लाइट इतना बड़ा रहता है अगवा में, वो कौन दर्पण रहता है, उसका जो परावर्तक सतह रहता है वो अवतल दर्पण करता है। कौन दर्पण, अवतल का, ताकि वो फोक्स मारता है पूरा दूर तक ले। और देखिएगा कि जहाँ निकलता है फोक्स तहाँ कम रहता है, जहाँ देखता है तहाँ बहुत ज़्यादा रहता है दूर जा करके। क्या है, क्या अवतल दर्पण का काम है बड़का करना, तो आगे भेज कर क्या कर देता है वो। पता लगे कि अवतल
दर्पण की जगह पर वैज्ञानिक उत्तल दर्पण लगा दे तो क्या करेगा, नीचे भीड़ रहेंगे तो बड़का देखेगा, भीड़ लगा जाएगा छोड़ दिखाता है, मार देगा ना ठोकर लेके मार देगा कि नहीं। इसलिए क्या करता है, आदमी पर छोड़ दिखाता है और दूर जगह क्या करेगा, बड़का दिखाएगा। तो अवतल दर्पण उपयोग हो जाए गाड़ी के अग्रदीप में, यानी गाड़ी के अगले जो बत्ती होता है, बत्ती बड़का वाला ढेपर लाइट, उनमें कौन उपयोग होता है, अवतल दर्पण। या टॉर्च में अवतल दर्पण। इस सब का सर्च लाइट, इस सर्च लाइट के परिवर्तक सतह बना होता है। या टॉर्च में, या टेबल लैंप, टेबल वाला लैंप नहीं होता है, उसमें भी कौन दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। ठीक है, टेबल वाला आप लोग किंतु भैया सभी जलाने के लिए हैं, टेबल वाला लैंप यानी सोलर वाला नहीं होता है, टेबल पर जाकर पढ़ा जाता है, उस सब कौन दर्पण आता है, अवतल दर्पण आता है। कोई दिक्कत। तो अवतल दर्पण का उपयोग बता सकते हैं ना, हजामती दर्पण के रूप में, रोगियों के नाक कान चेक करने में, सर्च लाइट में यानी टेबल लैंप में, और सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। 4 उपयोग हो गया। उसके बाद समझते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल, अब कौन दर्पण, उत्तल का समझिएगा। उत्तल का जो दर्पण का उपयोग होता है गली के स्ट्रीट लाइट में। गली का स्ट्रीट लाइट का मतलब अभी कोई भी पुल बना होगा, पुलों पर जो बड़का बड़का लाइट नहीं लगा रहता ऊपर, या गली कुछ में लगा दिया जाता है लाइट ताकि पूरा दिखाई देवे कोई भी चीज़, तो वो सब स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर का मतलब साइड में जो गाड़ी लगा रहता है, साइड में शीशा जो लगा रहता है, उसके रूप में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ियों के अग्रद्वीप में कौन सा दर्पण, गलत बात। गाड़ी के अग्रद्वीप पूछेगा, अग्रद्वीप का मतलब अगला शीशा में, अगला अथी में, उसके बत्ती में। अग्रद्वीप का मतलब अगला बत्ती में, तो अगला बत्ती में कौन दर्पण, अवतल। और जब वहीं पूछेगा गाड़ियों के पृष्ठदर्शी के रूप में किस दर्पण का, पृष्ठदर्शी का मतलब पीछे देखने के लिए, तो कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। साइड में शीशे से पीछे देखेंगे तो उत्तल दर्पण आके अगले शीशे से पीछे देख लेंगे, अगले शीशे से नहीं देख पाएंगे, अगले निहुर के देखेंगे कि नहीं, तो मार देगा ठोकर, मार जाएगा कि नहीं, हम देखेंगे साइड वाला शीशा से। तो पृष्ठदर्शी के रूप में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। या गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। या हम आपको बता दें गली के स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या होगा, मोटर ट्रक ये सब बता दिए। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या करता है, एक और बात समझ लीजिए। उत्तल दर्पण का ये सब तो उपयोग है, और उत्तल दर्पण का काम क्या है, किसी भी चीज़ को छोड़ दिखा देगा और सीधा प्रतिबिंब को दिखाएगा। जो भी दिखाएगा वो हमेशा क्या दिखाएगा, सीधा। टेढ़ा मेरा प्रतिबिंब आपको नहीं बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपको देखने का बता दिया गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन पूछता है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो किसी भी चीज़ का, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार से कैसे बना देता है, छोट बना देता है। इसलिए तो क्वेश्चन देता है कि बताइए किस प्रतिबिंब में वस्तु का आकार छोटा होता है, कौन दर्पण में, किस दर्पण में वस्तु का आकार छोटा होता है, उत्तल में। किस दर्पण में वस्तु का आकार बड़ा होता है वस्तु से, अवतल दर्पण। किस दर्पण में वस्तु का आकार जितना वस्तु रहेगा उतना ही होता है, समतल दर्पण फिक्स करेगा, नो चेंज। आप पीछे हट के देखिएगा तो पीछे, आप आगे हट के देखिएगा आगे गाड़ी आएगा तो गाड़ी आएगा आपके सामने आकर के मारिएगा। ये तो सब उत्तलों में भी गाड़ी आएगा तो बोलेगा, अवतलों में भी जैसे। लेकिन समतल में जितने पीछे हटेगा उतने आपको क्या करेगा, प्रतिबिंब पीछे दिखाएगा, जितने आगे उतने आगे दिखाएगा। मुँह सटा करके दिखेगा तो बड़ा दिखाएगा, पीछे हट के दिखाएगा छोटा दिखाएगा। लेकिन ऐसी बात उत्तल और अवतल दर्पण में नहीं। आप कभी चेहरा फेस करके देखिएगा, अवतल दर्पण 3 गो दर्पण लीजिएगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। खोजने की जरूरत नहीं है। समतल दर्पण अपने घर में मिल जाएगा। उत्तल दर्पण लेना होगा तो गाड़ी के शीशा खोल लीजिएगा, उनका फोड़ फाड़ के मत भाग जाएगा, नहीं तो मरबो करेगा। अवतल दर्पण लेना होगा तो जाके हजाम जो होते हैं, हजाम का मतलब नहीं, उनके शीशा फोड़ के चले घरे और तीनों का अवलोकन करके देखिए, तीनों मंत्र बुझाएगा। शीशा फोड़ के आइएगा, सैलून को करा कूट के मुँह देखा वहाँ कूटेगा कि नहीं। अब कोई गाय दाढ़ी बना मार दिया गिटिया लेकर फिर आ वहाँ से तो मरबे करेगा उगेर के। काफ़ी महंगा आता है शीशा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी महंगा आता है, लेकिन समतल दर्पण तो 5 रुपये में आता है। सब मारिए चलिए। पहले लोग हीरो खाने लगाता था, हीरो के साइकिल आता था और साइकिल में लगा देता था 5 रुपये वाला शीशा बा। हीरो है, हीरो टीनैया हीरो खानी 2 मरनी है केस रखता था थे पाकिट में कही मरनी है चल नहीं बेला सिंह हीरो खानी का, तो सब नहीं है। अब इसके ज़माने में बहुत स्टैंडर्ड हो गया उत्तल दर्पण। ये सब दर्पण का उपयोग बहुत स्टैंडर्ड का। सतुआ बांध लीजिए, खाते रहिए। वो है टीनैया हीरो खानी। चलिए इस वीडियो में आज हम देख लेते हैं पार्श्व भी परिवर्तन क्या है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में। इससे पहले वाले यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में या वीडियो सेक्शन में होगा अपलोड। क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम पूरा बेसिक से क्लास किया और पूरा टॉपिक वाइज क्लास को लेकर के आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी क्लास आने वाला है क्योंकि अभी हम थोड़ा एग्जाम को लेकर के बिजी हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है। समतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है, जैसे मान लिया अपने घर में जो यूज होता है, हम लोग प्रतिदिन आईना का उपयोग करते हैं। आईना कौन दर्पण है, समतल दर्पण। हम लोग के जो घर जो रहता है शीशे में सुबह सब मुँह देखते हैं, वो सब कौन दर्पण है,
समतल दर्पण होता है। वो गाड़ी में लगा रहता है, बाइक वाइक में सब उत्तल दर्पण आता है। लेकिन जो घरे हम यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, छोटा छोटा आईना या बड़ा बड़ा आईना, वो सब कौन दर्पण आता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषता है, जैसे जिसमें हमसे हम 4-5 विशेषता लिए हुए हैं। उस विशेषता को बता देते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखे या समतल दर्पण की विशेषता लिखे। तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल सटीक जवाब दीजिएगा। चलिए बताते हैं पहले क्या है। पहला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहा जाता है जो किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब भी, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इससे पहले वाले हम क्लास में बता दिए थे कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक मत है काल्पनिक, एक मत है वास्तविक। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है कि काल्पनिक बनाता है, वास्तविक यानी रियल प्रतिबिंब ही नहीं बनाता है। तो जो रियल जो दर्पण रियल प्रतिबिंब बनाता होगा वो क्या करेगा कि उसके पर्दे पर हम उतार सकते हैं जब चाहें तब। लेकिन इससे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जाएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता एक नंबर है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। पर्दे पर प्राप्ति नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो कहेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। एक में काल्पनिक प्रतिबिंब, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे का पॉइंट यह दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन बनाएगा सीधा। ऐसा थोड़ी बात है कि आदमी रहेगा, मान लिया मुंह कर ऊपर, तो गोर दिखा देगा, ऊपर मुंह कर देगा नीचे, ऐसा बात नहीं ना है। यानी जैसा आदमी रहेगा वैसा दिखाएगा। कोनो छुछुनर देखेगा तो उसमें छुछुनर दिखाएगा, आदमी देखेगा तो आदमी दिखाएगा। ठीक है ना, ये सब दिखाता है समतल दर्पण। चलिए, तो सीधा दिखाएगा, जैसा आदमी रहेगा वैसा दिखाएगा। और समान आकार का, ऐसा थोड़ी बात है कि चिमटी को धर देंगे तो हाथी दिखा देगा, हाथी को दर्पण के सामने करेंगे तो चिमटी दिखा देगा। ऐसा भी बात उस पर नहीं। आदमी देखेंगे तो छोटा साइज का हो तो छोटा दिखाएगा, बड़ा आदमी हो तो बड़ा दिखाएगा। यानी जैसा साइज रहेगा वैसा नहीं दिखाएगा, ना छोट को बड़ा दिखाता है ना बड़ा को छोट दिखाता है। घरे वाला दर्पण है ना, घरे वाला जो शीशा, वो ऐसा थोड़ी बात है कि छोटी चीज को बड़ा दिखा देता है। यानी जिस आकार का वस्तु होता है उतने ही वैसा ही आकार का दिखा देता है। यानी जैसा आदमी होता है वैसा दिखा देता है। ठीक है, चलिए, समान आकार का दिखाएगा, सीधा दिखा देगा। और प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना पीछे बनेगा। देखिए, उसमें प्रतिबिंब उतना ही पीछा बनता है जितना आदमी पीछा हटेगा। मान लिया आदमी पीछा हट गया, खूब पीछे हट गया, तो उसमें दर्शाएगा कि आदमी कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। यानी जितना पीछा दर्पण से हटिएगा उतना पीछे का बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। किस में? दर्पण में, यानी समतल दर्पण में। कौन दर्पण में? समतल। यानी आईने में, घरेलू आईने में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण। किस दर्पण का? समतल दर्पण का। उसके बाद है कि इसमें पार्श्व विपरिवर्तन होता है। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब होता है, पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को उल्टा दिखाता है। क्या दिखाता है? उल्टा। उल्टा का मतलब कि नीचे ऊपर नहीं, वो उल्टा नहीं, ऊपर। उल्टा का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग ताकते हैं तो हम लोग को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तभी ना दिखाई देता है। जैसे हम लोग ताकते हैं उधर से हम लोग बताएंगे इसे थापर पड़ता है, उस सब अंदर से थापर बताता है, क्योंकि वो क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि वो क्या करता है? पार्श्व विपरिवर्तन करता है। क्या करता है? पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब होता है उस यदि प्रतिबिंब में ध्यान से देखा जाए तो एक चीज तो फाइनल हो जाएगा। पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होगा कि जैसे कि पार्श्व विपरिवर्तन का यहाँ पे परिभाषा हम बता देते हैं इसके बाद में। ठीक है, और अभी इसमें हल्का सा बता देंगे कि पार्श्व क्या होता है, विपरिवर्तन होता है। और इसके जो पार्श्व विपरिवर्तन होता है, यानी इसमें परिवर्तन की जो प्रक्रिया होता है वो एक शब्द देखिए, परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होता है। मान लीजिए, हाँ, ये कोई रेखा हो गया, ठीक है, दर्पण की रेखा है मान लीजिए। ये पर कौन पी वस्तु बना दिए, पी नाम, पी लिख दिए का जी। तो उस दर्पण में जब देखेंगे तो उलट के देखाएगा। जानते हैं कैसे दिखाएगा? क्या ऊपर का देगा, क्या के नीचे करके तब दिखाता है। यही है पार्श्व विपरिवर्तन। यानी इसको कड़ी पे घुमा दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया, नीचा को ऊपर और ऊपर का क्या दिखा देता है? नीचा। क्या कि अब मान लिया कि हमारा बुक है, बुक को यदि उस दर्पण में देखा जाए, समतल दर्पण में इस बुक को इस तरह से देखा जाएगा तो क्या दिखाएगा? हमको ही बुक दिखाएगा और उल्टा बुक दिखाएगा। सीधा लिखल दिखाएगा? नहीं दिखाता। यानी पूरा टेढ़ा क्या करता है? उल्टा दिखा देता है। टेढ़ा मेरा नहीं, लेकिन उल्टा पूरा दिखा देता है प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा। उससे कहा है कि क्या करता है? विपरिवर्तन करता है। क्या करता है? विपरिवर्तन करता है, यानी पार्श्व परिवर्तन को दिखा देता है। पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद है कि विपरिवर्तन क्या होता है? यानी विपरिवर्तन कहा जाता है कि ऐसा प्रतिबिंब, चाहे ऐसा कोई वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, जो क्या करे 180 डिग्री पर
कितना पर 180 डिग्री। और क्षितिज, क्षितिज समझते हैं ना, इसको उदर्ग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्षितिज। यानी उठा तो उदर्ग हो जाएगा, सुता तो कत हो जाएगा, क्षितिज रेखा। सुतेगा तो क्षितिज रेखा और उठा रहेगा तो उदर्ग रेखा। तो क्षितिज रेखा यही ना है। इस पर यदि मान लिया कोई प्रतिबिंब बनता है, मान लिया हम पी लिख देते हैं, जी तो ये कैसे दिखा देगा, इसको उल्टा। उल्टा दिखा देगा। यही हुआ कथी 180 डिग्री पर घुमा दिया, यही हुआ क्षितिज परिवर्तन। कौन परिवर्तन, क्षितिज। क्षितिज हुआ परिवर्तन। तो क्षितिज जब इसे कहेगा कि विपरिवर्तन क्या होता है, कहेंगे कि क्षैतिज के चारों ओर, क्षैतिज के चारों ओर 180 डिग्री के कोण पर, चाहे 180 डिग्री के एंगल पर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाता है, वहीं क्या कहलाता है, बी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी क्षैतिज के चारों ओर, क्षैतिज, क्षैतिज का समझे ना, क्षैतिज के चारों ओर 180 डिग्री के साथ, कितना डिग्री के साथ, 180 डिग्री के साथ ऊपर के नीचे और नीचे वाला परत कहाँ दिखा देता है, ऊपर, तो क्या कहलाएगा, विपरिवर्तन। जैसे विपरिवर्तन की प्रक्रिया में मार्कर कैसे दिखाएगा, मार्कर ऐसे है, विपरिवर्तन करेगा तो इसको कहाँ करेगा, ऊपर, इसको क्या कर देगा, नीचे। हो गया विपरिवर्तन, कोई दिक्कत। नहीं। मान लिया हाथ ऐसे किए हुए हैं, विपरिवर्तन करेगा तो ये ऊपर कर देगा, हाथ को क्या कर देगा, नीचे की तरफ। चलिए मान लिया हम विपरिवर्तन करना है, ऐसे रख दिए पेंसिल, इस तीरे मान लिया यही तीर है, ठीक है, इसको विपरिवर्तन करना है तो क्या करेगा, इसको तीर को ऊपर की तरफ कर देगा, इसको क्या कर देगा, घुमा दिया कि नहीं, यानी इस पर मान लिया एंगल कोई रहेगा, एक डिग्री पर घुमा दिया 180 डिग्री पे, कोई दिक्कत है। तो उससे को क्या कहते हैं, विपरिवर्तन। एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। तो इसमें जो होगा विपरिवर्तन में क्षैतिज के चारों ओर होता है, कहते हैं चारों ओर क्षैतिज के। लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन में जो होगा वो उदर्ग के चारों ओर होगा, उदग्र के चारों ओर। कोई दिक्कत। उदग्र का मतलब, उदग्र का मतलब हुआ उठा हुआ रेखा रहेगा ना, इसके चारों ओर घूमेगा, ठीक है, इससे के चारों ओर मारेगा ऊंचा कर। लेकिन ये जो था विपरिवर्तन किसके चारों ओर था, क्षैतिज, क्षैतिज। लेकिन ये किसके ऊपर होगा, और इसके उदग्र के, जैसे कि इसका परिभाषा देंगे पार्श्व विपरिवर्तन का, कि ऐसा परिवर्तन का, चाहे ऐसा माध्यम, चाहे ऐसी घटना जिसमें 180 डिग्री के साथ दाएं की बाएं और बाएं की क्या दिखा देता है, दाएं दिखा देता है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन। जैसे कहिएगा तो हम एग्जाम्पल को बता देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा रहेगा आर, आर लिखा रहेगा, तो इसको उलट करके दिखाएगा पार्श्व विपरिवर्तन में, ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कथी, पार्श्व विपरिवर्तन। देखिए दाएं वाला हिस्सा जो था कहाँ दिखा दिया, बाएं दिखा दिया, यानी बाएं वाला था लकीर पड़ा था, कहाँ लेके दिखा दिया, दाहिने लिखा रहेगा ऐसे पी, तो कैसे दिखा देगा, ऐसे, कोई दिक्कत। तो ये कौन परिवर्तन हुआ, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है। पार्श्व विपरिवर्तन में क्या करेगा कि 180 डिग्री से दाहिने को बाएं दिखा देगा, बायां को दाएं। जैसे मान लिए कभी कभी देखते हुए आप लोग स्टूडियो में फोटो ले जाता है, ऐसे मान लिया कर जोड़ करके, तो देखिएगा कि बाएं वाला घड़ी जो होगा दाहिने में दिखा देता है, दाहिने वाला घड़ी कहाँ दिखा देता है, बाएं की तरफ दिखा देता है। तो ये कौन परिवर्तन के कारण होता है, पार्श्व विपरिवर्तन के कारण, जो कैमरे में हो जाता है। देखे में बहुत सारे स्टूडियो में कि फोटो जब खिंचवाता है लोग, तो बाएं को दाएं में घड़ी कर देता है, जो बधी बना हुआ है वो क्या कर देता है, लेकर के बाएं में बना देता है। यानी किस परिवर्तन के द्वारा, पार्श्व विपरिवर्तन के द्वारा, ठीक है। और विपरिवर्तन क्या होगा, विपरिवर्तन होगा कि क्षितिज के चारों 180 डिग्री के साथ ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर दिखा देगा, वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब विपरिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपरिवर्तन। यानी यदि ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर कर देगा तो विपरिवर्तन, और दाएं के बाएं और बाएं से करके दाएं कर देगा तो कथी, पार्श्व विपरिवर्तन। कोई दिक्कत है। और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की यही विशेषता है। यदि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसको हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, अगली टॉपिक को लेकर के। आज इतने ही।